नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को कांग्रेस आला कमान ने दो बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिग्विजय सिंह 2018 से पार्टी में एक प्रकार से लाइन अटैच चल रहे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें 2 राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या कमलनाथ को दरकिनार किया जा रहा है? क्या कुछ सियासी गलतियों की वजह से कमलनाथ कमज़ोर पड़ने लगे हैं और दिग्विजय सिंह का एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान में कद बढ़ने लगा है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी में कुछ कथित सियासी गलतियों की वजह से कांग्रेस में कमलनाथ की स्थिति कमजोर होती जा रही है। कमजोर कमलनाथ पर अब फिर से दिग्विजय सिंह भारी पड़ने लगे हैं। साल 2018 से पार्टी में एक प्रकार से लाइन अटैच चल रहे दिग्विजय सिंह का केंद्र में फिर से ओहदा बढ़ गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने 2 राज्यों में दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही एमपी की पॉलिटिक्स में भी दिग्विजय सिंह जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो गए हैं। मतलब साफ है कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर बड़े रोल में नजर आने वाले हैं। दरअसल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पुडुचेरी और तमिलनाडु चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष राज्य में उम्मीदवार का चयन करता है। इस हिसाब से ये बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है, वो भी तब जब कमलनाथ की गिनती भी गांधी परिवार के खास लोगों में है। भाजपा के नेताओं को कांग्रेस के आंतरिक मामलों में दखल देने की आदत सी पड़ गई है। उस चुगली आंटी की तरह जो दिन भर चुगली ना कर लें तो उनको खाना हजम नहीं होता। अगर आगामी विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु और पुडुचेरी की जिम्मेदारी अगर दिग्विजय सिंह जी को दी गई है तो इसमें भाजपा के पेट में दर्द क्यों? कमलनाथ जी के आभा मंडल से भाजपा अभी भी इतनी भयभीत है, कहीं ना कहीं उनको ये डर लगता है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बन जाए, तो इसलिए कांग्रेस के आंतरिक मामलों में वो टीका टिप्पणी करके विरोधाभास पैदा करने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता पिछले 1 साल से ये देख रही है कि भाजपा विकास के कार्य के नाम पर कुछ न करके इस कोरोना टाइम में भी अपनी निम्न स्तरीय राजनीति करने से चूकती नहीं है। सियासी जानकार मानते हैं कि कमलनाथ की कुछ सियासी गलतियां उन पर भारी पड़ रही हैं। सत्ता में वापसी के बाद वो एमपी में कांग्रेस की सरकार को संभाल नहीं पाए। उपचुनाव में भी वो पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। ये सारी चीजें उनके फेवर में नहीं हैं। यही वजह है कि पार्टी के कुछ नेता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदू महासभा के नेता को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई थी। इस घटना के बाद कांग्रेस के बड़े नेता खुलकर कमलनाथ के फैसले के खिलाफ आ गए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या हम साध्वी प्रज्ञा को भी अपनी पार्टी में स्वीकार कर लेंगे। दिग्विजय सिंह खुलकर तो नहीं बोल पाए, लेकिन इशारों में अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। उन्होंने कहा था, बाबूलाल चौरसिया कौन है? वहीं गोडसे भक्त की एंट्री से अपनी ही पार्टी में चौतरफा घिरे कमलनाथ खुद तो खामोश रहे, लेकिन उनके समर्थक खुलकर मैदान में उतर आए। सज्जन सिंह वर्मा जैसे कद्दावर नेताओं ने कहा कि गांधीवादी विचारधारा को अपनाने वाले लोगों को हम स्वीकार रहे हैं। इस मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर दिखी है। ऐसे में दिल्ली में दिग्विजय सिंह का कद बढ़ने पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी अपने उत्तरार्ध में एक असफल राजनेता के रूप में मध्य प्रदेश में स्थापित हुए। असफल, क्योंकि उनको बंटाधार का टैग उनके साथ लग गया। अब वो जो कांग्रेस में जो भी शाइनिंग लीडर थे उनको दूर करने का काम उन्होंने दूर किया और केवल अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए आज वर्तमान राजनीति में भी वो जिस चतुराई के साथ और कमलनाथ जी को कहीं ना कहीं वो डेंट लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पूरी कांग्रेस को ले डूबने वाले हैं और अपने पुत्र को स्थापित करने के कारण ये सारे, क्या कहना चाहिए, ये सारे रास्ते अपनाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि कमलनाथ का ग्राफ नीचे गिरा है, दिग्विजय सिंह बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन कुल मिलाकर के जब वो सूतना कपास और जुलाई में लट्ठम लट्ठा, कांग्रेस के पास अभी कुछ है नहीं, यही आपस में लड़के ही अपने आप को पूरा कर देंगे। जाहिर है एमपी कांग्रेस में दिग्विजय सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका पूरे प्रदेश में जनाधार है। यही वजह है पार्टी में पर्दे के पीछे रहकर भी वो उतना ही दबदबा रखते हैं जितना लोग फ्रंट में रहकर रखते हैं। एमपी में कमलनाथ की सरकार के दौरान इसकी झलक लोगों ने देखी है।
अब निकाय चुनाव से पहले अपनी पैठ बढ़ाने के लिए दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश में किसान महापंचायत कर रहे हैं। 4 मार्च को रतलाम में पहली किसान महापंचायत है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी। सबसे पहले प्रकाश जी, आप ही के पास, क्योंकि ऐसे समय में जब मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद कमलनाथ का कद दिल्ली में बढ़ेगा या उन दोनों के स्थान पर उनको मौका मिल सकता है, फिर G23 प्रकट होता है, खुली बगावत की बात होती है और अचानक कल एक खबर आती है और दिग्विजय सिंह को 2 महत्वपूर्ण राज्य कांग्रेस के हिसाब से पुडुचेरी और तमिलनाडु में प्रभारी बना दिया जाता है स्क्रीनिंग कमेटी का। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसको किस नज़रिए से देखा जाए कि कमलनाथ का ग्राफ नीचे हो रहा है और दिग्विजय सिंह जो कि राजनीतिक हाशिए पर डाल दिए गए थे दिल्ली की ओर से, वो वापस से एकदम उभार पर आए हैं? देखिए मनोज, जिसमें कमलनाथ का ग्राफ नीचे होने या दिग्विजय सिंह का उभार पे आना, दोनों बातों का कोई मतलब नहीं है जी। कमलनाथ दिल्ली में जाके क्या करेंगे, मध्य प्रदेश में उनका कुछ हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस का हाईकमान भी उनके सामने कई जगह बेबस नज़र आता है। बिल्कुल। हम बाबूलाल चौरसिया के मामले में देख रहे हैं कि लगातार कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं एंट्री का, लेकिन कमलनाथ ने उसके बाद चुप्पी धार ली। कमलनाथ के समर्थक उनके समर्थन में बोल रहे हैं और अब वो इशू धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। कहीं कोई हाईकमान का हस्तक्षेप इस मामले में नहीं हुआ। गांधी और गोडसे वाले विवाद में ये हमने देखा, तो इससे कहीं कमलनाथ का फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कि दिल्ली के अंदर जो बहुत ही सीनियर कांग्रेस के लीडर्स थे, उनमें से जिसको G23 का नाम दिया गया है, तो वो लगभग पार्टी हाईकमान से अलग जा चुके हैं। और जिस तरह से वो जम्मू में इकट्ठे हुए, तो अब उसके बाद कांग्रेस के पास जिम्मेदारी देने के लिए जो लोग बचे हैं, उनमें से दिग्विजय सिंह एक है। अब दिग्विजय सिंह को पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और एक तमिलनाडु, जहाँ कांग्रेस के तो सरकार में आने की कोई संभावना नहीं है। DMK के साथ उसको जितनी सीटें मिल जाए वो एक अलग मैटर है। अभी 7 सीटें थी उनके पास टोटल। हाँ, तो तमिलनाडु में वो मतलब कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा राजनीतिक परिवर्तन दिग्विजय सिंह कर पाएंगे, संभव नहीं है। आप पांडिचेरी, इससे पहले आप गौर करें तो दिग्विजय सिंह के पास उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रभार रहा है, बिल्कुल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य का प्रभार रहा है, तेलंगाना का प्रभार रहा है, गोवा, असम का प्रभार रहा है, गोवा का बाद में। बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण राज्यों का उनके पास प्रभाव रहा है, जहाँ पे अभी भी देखेंगे आप कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, केरल में चुनाव हो रहे हैं और असम में चुनाव हो रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है, लेकिन असम बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। वहाँ पर दिग्विजय सिंह का यदि कांग्रेस उपयोग करती तो मुझे लगता कि एक बार ये कह सकता था मैं कि दिग्विजय सिंह का कद बढ़ा, लेकिन इससे कमलनाथ के कद पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कमलनाथ यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं और अब वो मध्य प्रदेश की राजनीति में रम रहे हैं। अब उन्हें मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में कोई भविष्य फिलहाल नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि इसमें दोनों का कद बढ़ने की बात नहीं है। सवाल ये है कि हाईकमान की मजबूरी है कि अब दिग्विजय सिंह अगर उनके पास बचे हैं तो उनका कहाँ उपयोग करें। तो बेहतर उपयोग कर सकते थे, उसकी बजाय मुझे लगता है तमिलनाडु में और पांडिचेरी में भेज के, पांडिचेरी में कांग्रेस की सरकार शायद फिर से लौट जाए। एक संभावना मान लीजिए वहाँ पे बड़ी बगावत हुई है। अब उसके बीच में 2 राज्यों में जहाँ पे अभी चुनाव है, अब दिग्विजय सिंह किसान पंचायत मध्य प्रदेश में कैसे करेंगे? अगर इसका मतलब है कि अगर वो यहाँ किसान पंचायत करेंगे तो वहाँ गंभीरता से नहीं लड़ पाएंगे। तो मुझे लगा पांडिचेरी में तो संकट में है ही सही कांग्रेस। तो ये मामला बड़ा वैसा लगता है कांग्रेस के दृष्टिकोण से। इसको अगर ऐसे समझे कि हो सकता है कि इस किसान पंचायत में दिग्विजय सिंह लीड करने की कोशिश में थे, पहले उन्होंने अपने चेले तो कमलनाथ ने उनको पांडिचेरी और तमिलनाडु ये हो सकता है। तो कमलनाथ ने शायद कि इसलिए कि ये दोनों संकट से मुक्ति हो जाए, कि एक टेरिटरी बढ़ जाए, कि अपनी अपनी टेरिटरी में रहे और जो टेरिटोरियल फाइट होती है उससे बच जाए कांग्रेस। ये में भी पॉसिबल कि ये हो सकता है कि दोनों बातें हो गई कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे पार्टी को चुनाव जिताइए जहाँ पार्टी के जीतने की बड़े राज्य में संभावना नहीं है, जहाँ बगावत हुई है, जैसे वहाँ हो सकता है कि कांग्रेस लौटा है। जैसे सिंधिया को उत्तर प्रदेश का प्रभारी प्रियंका के साथ बना दिया था, बाद में महाराष्ट्र भेज दिया था। तो इसी तरह से तो मुझे लगता है कि कमलनाथ तो बहुत प्रभावशाली है कांग्रेस में। मतलब इसको उस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए, राजनीतिक नज़रिए से। ब्रजेश जी, प्रभु जी जो माफ कीजिए भटनागर जी ने कहा कि बड़े राज्यों का प्रभाव था, और आखिरी बार 2017 की अगर बात करें तो गोवा में ज़्यादा सीटें जीती थी कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह प्रभारी थे और ठीकरा उन पर फोड़ा गया कि वो लंबे समय तक निर्णय नहीं ले पाया कि करना क्या, और बीजेपी ने कम विधायकों के बाद भी सरकार बना ली थी। अब जिन 2 राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो पौडीचेरी में सरकार थी कांग्रेस की
लेकिन अब सरकार उनकी जाती रही, और जो सर्वे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद एनडीए, एआईडीएमके और बीजेपी मिलकर वहाँ सरकार बना सकते हैं। और तमिलनाडु उन राज्यों में है जहाँ पर कह सकते हैं कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है। कभी अपवाद होता है, जैसे हमने पंजाब में देखा था कि 2 बार अकाली दल रिपीट हुए थे, और यह हमने देख रहे हैं तमिलनाडु में कि जयललिता 2 बार मुख्यमंत्री बनी, बाद में उनका निधन हो गया, पलानी स्वामी अब हैं, और सर्वे बता रहे हैं कि डीएमके को बढ़ाते। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह की भूमिका कितनी बचेगी, क्योंकि छोटे भाई की भूमिका में पिछली बार भी उनको उंगलियों पर गिनने लायक सीट मिली थी, जिसमें उन्होंने 7 सीट जीती थी। इस बार भी वही स्थिति होगी, तो अगर जीत या हार है तो क्या क्रेडिट दिग्विजय सिंह को मिल पाएगा? देखिए मनोज जी, सबसे पहले यदि हम गोवा की बात करें तो गोवा में जो सरकार नहीं बना पाए थे अंतिम क्षणों में, कांग्रेस को लग रहा था कि वो सरकार बना लेगी, तो जो बात वहाँ से निकल कर आई थी कि दिग्विजय सिंह वहाँ गए थे और उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन जो केंद्रीय आला कमान था उनका, वो उनसे उनका संपर्क नहीं हो पाया था, और वो जो हरी झंडी नहीं मिल पाई थी, उस बीच में रात में खेल हो गया और भाजपा की सरकार बन गई। जो बातें आई थी और जो ऑफ द रिकॉर्ड वरिष्ठ नेताओं ने कही थी कि किस कारण सरकार आई, तो उसमें एक तरह से हाई कमान पर भी ठीकरा फोड़ सकती थी कांग्रेस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कांग्रेस में कभी गांधी परिवार पर आरोप नहीं लगते। यदि जो बात अभी जो नेता 23 नेता बगावत कर रहे हैं एक तरह से, उससे पहले आपने देखा नहीं हो। दिग्विजय सिंह भले ही हाशिए पे रहे हों, तब भी आपने एक चीज़ गौर की होगी मनोज जी कि उन्होंने कभी गांधी परिवार के खिलाफत नहीं की। उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, सरकार बनने में उनकी क्या भूमिका थी, राहुल गांधी ने क्या कहा उनसे, इन तमाम बातों के बावजूद कभी दिग्विजय सिंह की तरफ से ऐसी तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई जैसे अन्य नेताओं की तरह आती। और जैसा कि अभी प्रकाश जी ने भी बताया कि नेताओं का संकट है कांग्रेस में, तो जो संकट है उसकी किसी न किसी से पूर्ति करना है। और पहले भी उन पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही है, और 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक छवि थी उनकी कि वो चुनाव प्रबंधन में माहिर हैं, जो बाद में भले ही टूट गई हो मिस्टर बंटाधार के कारण, जो छवि उनकी नई गढ़ गई हो, जिससे लेकिन 2018 में भी उन्होंने कहा था कि मैं प्रचार करने इसलिए नहीं जाता हूँ, 20 में भी कहा था कि मेरे नाम से वोट कट जाते हैं। तो क्या कांग्रेस में वोट कटवाने के लिए उनको भेज रही है? ये भी एक सोचने वाली बात है। मध्य प्रदेश का मामला है मनोज जी के, और कांग्रेस के अंदर भी ये बैठ चुका है कांग्रेस नेताओं के मन में कि दिग्विजय सिंह से वोट मिलते नहीं हैं और कट जाते हैं। हालांकि यदि हम ये मानते हैं कि जो सरकार बनी थी कमलनाथ सरकार की, उसमें सबसे बड़ी भूमिका दिग्विजय सिंह की थी, चाहे उन्होंने नर्मदा परिक्रमा के माध्यम से या संगत पंगत के माध्यम से जो भी कांग्रेसियों को एकजुट किया था। निश्चित तौर पर उनके पूरे मध्य प्रदेश में नेटवर्क है। यदि चुनाव प्रबंधन की बात करें तो दिग्विजय सिंह ही वो थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था कि कांग्रेस को अकेला चलना चाहिए, यदि आज हम हार जाएंगे तो आगे हमारा वो होगा, लेकिन गठजोड़ से हमारा जो कांग्रेस का एक नेटवर्क था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो हालांकि वो एक चुनाव के बाद अगले चुनाव पर जारी नहीं रहा और फिर गठबंधन हो गए। तो निश्चित तौर पर उनको चुनावी अनुभव है, जमीनी नेता हैं, वो नब्ज समझते हैं। तो इस आधार पर यदि वो उनका वहाँ पे उचित इस्तेमाल होता, जैसे कि भटनागर जी ने कहा, जहाँ उनकी संभावना है असम में होता उनका, तो ज़्यादा उपयोगी साबित होते। पहले प्रभारी रह चुके हैं, पहले प्रभारी रह चुके हैं वहाँ, वो समझते हैं पूरा नेटवर्क, तो उनका सही उपयोग करने की जरूरत थी। और 5 राज्यों में शायद वही एक जगह जहाँ मुख्य विपक्षी के दल के रूप में कांग्रेस मौजूद है। निश्चित तौर पर मनोज जी वहाँ वो ज़्यादा कारगर साबित होते, पहले भी रहे हैं, वो अनुभव उनका काम आता। तो जो सही उनका उपयोग किया जाना चाहिए था कांग्रेस में, अभी वैसा उपयोग हो नहीं रहा है। ये तो आपको प्रभारी बनाना इसलिए बना दिया, जैसे कि कमलनाथ जी की आप कह रहे हो भूमिका हो सकती है या ऐसी संभावना लग रही है राजनीतिक रूप से हम देखें तो कमलनाथ जी से भले ही राहुल गांधी नाराज हों, वो भले ही आइटम वाले मामले में राहुल गांधी उनके समर्थन में ना हो, चाहे सरकार गिरने के मामले में थोड़ा पीछे चले, तो बेटे के टिकट के मामले में बेटे के टिकट में कई विरोधाभास जो आए हैं और सार्वजनिक जो आपत्तियां भी उनने दर्ज कराई हैं, बैठकों में दर्ज कराई हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि, और दूसरी बात ये आती है कि सोनिया गांधी से अच्छे संबंध है कमलनाथ जी के, तो अभी जो राष्ट्रीय प्रभावी है, राष्ट्रीय नेतृत्व प्रभावी है, वो सोनिया गांधी को देखते हैं। तो जो निर्णय जो ले रहे हैं वो सोनिया गांधी ले रही हैं, तो जो भी हो मध्य प्रदेश की राजनीति को देखते हुए उन्होंने उनको वहाँ ट्रांसफर करवा दिया हो कि भाई इनको यहाँ की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो यहाँ से मुक्त हो गए। नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, यदि दिग्विजय सिंह को फिर हम फ्रंट में रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। तो उस चुनाव से हमने उपचुनाव में भी देखा है दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे रहे, बहुत कम जगह पर वो सामने आए थे। तो एक रणनीति के तहत भी ये निर्णय हो सकता है। देखिए मनोज, इसमें एक मजेदार बात और है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व जिसके भी पास रहा है वो किसी दूसरे नेता को सहन नहीं करता है। जब दिग्विजय सिंह सत्ता से हटे थे 2003 में और सुभाष यादव को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ने मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ बड़ी रैलियां की।
तो वो सुभाष यादव को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हाईकमान से अनुरोध किया, दोनों की रैलियां बंद करा दी। हालांकि उससे कांग्रेस को फायदा होता, लेकिन उन्होंने बंद करा दी। उसके बाद भी फिर आप देखेंगे कि सुरेश पचौरी के समय में कई कमलनाथ और सुभाष यादव का गठजोड़ बन के एक हुआ था, तो सुरेश पचौरी ने आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद उनको पीछे हटना पड़ा। यहाँ पर छिंदवाड़ा के अंदर तो सुभाष यादव ने कमलनाथ को तब ऑफर किया था कि आपको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिल्कुल। तब पचौरी जी को लगता था कि शायद नंबर उनका आएगा, तो वो वहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया। तो अब कमलनाथ के हाथ में नेतृत्व है, कमलनाथ नहीं चाहेंगे कि कोई और नेता यहाँ पर बने। बिल्कुल। इसलिए भी जो बात कही कि राहुल गांधी ने कमलनाथ से नाराज है, लेकिन राहुल गांधी क्या कर पाए? क्या नकुलनाथ को टिकट देने से रोक पाए? बिल्कुल। या किसी और मामले में वो कमलनाथ के मामले में कुछ कर पाए? उन्होंने बोला जरूर, जो भी बोला वो बोल भी देते, कई बार ऐसी चीज़ें बोल देते जो वो कर नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता भी सीरियस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ये भी एक सवाल यहाँ खड़ा होता है। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर इसको देखें, जो निर्णय लिए कांग्रेस ने, जो 5 राज्यों की अगर बात करें, कि हालांकि जैसे आपने भी कहा असम को लेके कहा, या केरल में हमने देखा कि 5-5 साल में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें बनती है। हालांकि इस बार कांग्रेस के असर में कम नज़र आ रहे हैं, जो सर्वे बता रहे हैं कि, लेकिन जो नियुक्तियां जिस प्रकार से, उसमें कुछ राजनीतिक समझ पे सवाल उठता है लाजमी कांग्रेस के नेतृत्व। क्योंकि अगर हम देखें, भूपेश बघेल की ड्यूटी उन्होंने पश्चिम बंगाल में लगाई है। हम देख रहे हैं कि उनके जो राइवल हैं टीएस सिंहदेव, उनको त्रिपुरा के नगर परिषद का ऑब्जर्वर बना के भेजा है उन्होंने। तो अब अशोक गहलोत का उपयोग नहीं किया, जबकि राजस्थान के तमाम सारे मारवाड़ी बड़ी संख्या में कलकत्ता में रहते हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा। कमलनाथ के बारे में कहा जाता है उनका पश्चिम बंगाल का मजबूत कनेक्शन है, उनका उपयोग वहाँ किए जाना था। तो ये जो घालमेल हुआ है, तो ऐसा नहीं लगा जैसे वो गोटियाँ चलते हैं कि फेंक दिया आपने, कि जो जिस खाने में उसको वो सौंप दिया आपने। देखिए, असल में कांग्रेस कोई ऑर्गेनाइजेशन रह ही नहीं गया है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जिस तरह से चल रही है राजनीति में, तौर पे पिछले इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से कांग्रेस का जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से उसे चला रहे हैं, तो कांग्रेस में जो गांधी परिवार है उसके जो सलाहकार है, तो सब एक दूसरे को काटने के लिए, एक दूसरे को निपटाने के लिए लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, झारखंड पहले कभी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, लेकिन टीएस सिंहदेव को त्रिपुरा की नगर परिषद में भेज रहे हो आप। वही वो मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता कांग्रेस में। और जतिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल भेज रहा हूं। एक सीनियर मिनिस्टर का आप कहा, उनका पश्चिम बंगाल में उपयोग कर सकते थे आप, है ना। लेकिन कमलनाथ है, कमलनाथ का पश्चिम बंगाल से ही नाता। बिल्कुल। लेकिन कमलनाथ का बरसों हो गए उन्हें शायद दिल्ली की राजनीति करते हुए, तो हो सकता है कि उन्हें उपयोगी ना माना हो। लेकिन दिग्विजय सिंह तो असम के प्रभारी रह चुके हैं। बिल्कुल। और बस मज़ेदार बात है कि 10 साल तक असम में सरकार कांग्रेस की थी और दिग्विजय सिंह के प्रभार में ही वो सरकार वहाँ पर गई। और इसी तरह से आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि बड़ी ताकत लगा के कांग्रेस ने 2012 के अंदर चुनाव लड़ा था और राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने, लेकिन नतीजा यह रहता कि वहाँ पे भी बीजेपी दूसरे नंबर पे थी और ये तीसरे नंबर पे थे। तो इससे अंदाज लगा सकते हो आप कि कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है। पार्टी की तरह से सामूहिक विचार, जो 23 लोग कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने देर कर दी कहने में, बिल्कुल उनके अपने भी कुछ स्वार्थ रहे होंगे, लेकिन वो जो आज कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं चुनाव करा रहा था तो विरोध कर रहे हैं, तो आखिर चुनाव अगर होते ईमानदारी से तो कांग्रेस वाकई में कमजोर क्यों होती। तो अब एक और चीज़ भी है ना कि प्रियंका गांधी मंदिर जा रही हम देख रहे हैं, और जो कांग्रेस है पश्चिम बंगाल में, वो फुरफुरा शरीफ तय कर रहा है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलना है, क्योंकि कम्युनिस्टों ने तो कह दिया हम 144 सीटों पर लड़ेंगे। तो ये जो स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई, राहुल गांधी केरल में घूम रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं कि जिसकी ड्यूटी जहाँ लगना थी वो वहाँ है नहीं, तो आप लग नहीं रहा कि ऐसा कि जैसे वो तीर्थाटन जब चलता है कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, और जो समझ पे सवाल उठा रहे हैं, तो ये जो समझ पे सवाल उठाए थे राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों की, तो ये उत्तर भारत में जो उनका नेतृत्व बैठा है, जिसने ये निर्णय लिया है, तो आपको लगता है सही है? देखिए, अब एक भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है 2004 के बाद से, कि गांधी परिवार की जो बंद मुट्ठी थी वो खुल गई है। तो वो खुल गई। तो अब वो चाहे प्रियंका गांधी हो, वो राजनीति में आ गई, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि राहुल गांधी चुनाव ही हार गए उनके महासचिव रहते हुए। बिल्कुल। और उसके बाद राहुल गांधी तो बहुत समय से एक्सपोज हो ही चुके हैं भारतीय राजनीति में कि वो कोई करिश्मा कांग्रेस के लिए नहीं कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेसियों को फिर भी लगता है कि वो गांधी परिवार के पीछे ही एकजुट रह सकते हैं,
यदि और किसी को कांग्रेसी को कांग्रेस की कमान सौंपी गई तो सब मिलकर उसकी टांग खिंचाई कर देंगे। तो गांधी परिवार की टांग खिंचाई से आप देख लो, दिग्विजय सिंह कभी नहीं बोलेंगे गांधी परिवार के खिलाफ, या कमलनाथ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे ढेर सारे नेता हैं जो गांधियों के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन जी किसी और सक्षम व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया तो उसे कोई सहन नहीं करेगा। यही सबसे बड़ा कांग्रेस का दुर्भाग्य है। तो लेकिन अगर इसके उलट इसको मध्य प्रदेश के नजरिए से देखें, सक्षम व्यक्ति की बात करें तो कमलनाथ तो एक तरह से सक्षम थे, लेकिन वो ना सरकार कमलनाथ बचा पाए, व्यक्तिगत तौर पे सक्षम है मनोज। वही ना चला पाए ना बचा पाए, और ऐसे कोई आसार भी नहीं दिख रहे उनके कामकाज से कि वो बना पाए। तो फिर कांग्रेस उनको व्यक्तियों में क्यों से ढो एक रही है? है जो कांग्रेस की इस दुर्गति का कारण है। जी भाई कमलनाथ संजय गांधी के दोस्त थे, उनका राजनीति में असर क्या था? उनका राजनीति में असर यही था कि वो संजय गांधी के दोस्त थे, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं। इसी तरह से उनकी पहचान थी। उन्होंने मध्य प्रदेश जैसे राज्य के अंदर, चूंकि छिंदवाड़ा 77 में कांग्रेस ने जीती थी 40 सीटों में से इकलौती सीट, बिल्कुल। तो उन्हें लगा कि ये सबसे मजबूत सीट है। संजय गांधी ने उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ने भेज दिया। ठीक है, अब वो वहाँ से लगातार उन्होंने उसके उस सीट के ऊपर अच्छा प्रबंधन किया, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में वो किंग मेकर के तौर पे पहचाने जाते थे। 80 में यदि अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने शिव भानु सिंह सोलंकी की जगह, तो उसका कारण कमलनाथ थे। तो ये कमलनाथ जैसे लोगों की राजनीति के कारण ही तो आज कांग्रेस की दुर्दशा है। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, कांग्रेस की तो दुर्दशा हो रही है, लेकिन पार्टी की बात करें और जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, तो अब मध्य प्रदेश के नज़रिए में, जैसे हमने कहा कि एक नारा दिया था, अभी हमने देखा पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान जब पश्चिम बंगाल में थे कि 2 मई ममता गई, तो अब मध्य प्रदेश के नज़रिए से ऐसा माने कि 2 मई दिग्विजय आए और कमलनाथ जाएं, देखिए ऐसा कुछ आसार दिख रहे हैं? ऐसे कोई आसार तो कांग्रेस तो यहाँ वैसे भी नहीं है, आज की तारीख में सत्ता में तो नहीं है, विपक्ष मजबूत रूप से है। यदि कांग्रेस कमलनाथ जाए मतलब अध्यक्ष पद से या नेता प्रतिपक्ष से? देखिए ये तो मनोज जी आगे न पीछे, आगे जाके ये होना ही है, क्योंकि 2 पद आप कब तक रखेंगे? जब तक आपका हाई कमान आपका जब तक निर्णय नहीं ले रहा है, निर्णय की स्थिति में है, या वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, परमानेंट अध्यक्ष नहीं आ रहा, तब तक आपके पास ये 2 पद हैं। क्योंकि जो परिस्थितियां चल रही हैं अभी, हाईकमान उनका खुद को बचाने में लगा हुआ है। जो बगावत राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है उसका फायदा हम कह सकते हैं कि कमलनाथ को मिल रहा है। नहीं तो आपको 1 पद तो छोड़ना ही पड़ेगा। 2 पद आप चलाओगे तो विधानसभा में यदि नेता प्रतिपक्ष हो तो आप विधायकों का नेतृत्व कर रहा हो, विपक्ष की भूमिका निभा रहा हो, लेकिन आप संगठन के रूप वहाँ भी उन्होंने कह दिया कि 12 विधायकों की कमेटी बना देता हूँ मैं, वो अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम कर। दिग्विजय सिंह ने भी 10 साल इसीलिए पूरे करे थे क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस कमजोर थी। बिल्कुल। तो यहाँ भी कमलनाथ जब तक मजबूत रहेंगे जब तक दिल्ली में कांग्रेस कमजोर है। इसका नुकसान कांग्रेस को ही है मनोज जी। यदि दोनों पदों पे कमलनाथ रहेंगे तो वो दोनों जिम्मेदारियों पे 100% नहीं दे सकते हैं। आप यदि संगठन में कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप, तो संगठन को मजबूत करने का काम है। विपक्ष का संगठन भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन आप देखिए संगठन की गतिविधियां देखें, यदि आप जब से आप विपक्ष में आए हैं तब से गतिविधियां देख लीजिए, उपचुनाव में गतिविधियां देख लीजिए संगठन की, आप वहां पे पदाधिकारियों की फौज है एक, लेकिन कौन क्या पदाधिकारी है ये आपको पता नहीं है। अध्यक्ष को नहीं पता होगा कि उनकी टीम में कितने लोग हैं, कितने महामंत्री हैं, कितने उपाध्यक्ष हैं, कितने सचिव हैं। तो आप इन परिस्थितियों में आप क्या अपेक्षा रखोगे, क्या उम्मीद रखोगे कि वो कार्यकर्ताओं को चार्ज करें? तो आप संगठन की कोई रणनीति बनाना पड़ेगी। आप एक ऐसे दल से लड़ रहे हो जिसका संगठन सबसे मजबूत है, नीचे जमीनी स्तर तक वो पन्ना प्रमुख तक बनाते हैं, संख्या तक निर्धारित करते हैं, एक पेज पर कितने वोटर तक संपर्क कर रहे हैं, और आप यहाँ भोपाल में बैठकर या दिल्ली में बैठकर उनसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? कांग्रेस ऐसा को बना देती है जो केवल पन्नों पर है। बिल्कुल मनोज जी, पन्नों पर है। आप देखिए इतने बड़े बड़े आंदोलन आ गए, आपको कमलनाथ जी को लीड करना चाहिए थी संगठन के रूप में, लेकिन उन्होंने लीड नहीं किया। आप उनके वीडियो जारी हो रहे हैं आपके कमरे के अंदर से। उन्होंने तो आज इस बात का भी विरोध नहीं किया जो नेहरू को लेकर विश्वास सारंग ने सवाल उठाया कि उनके लिए सिगरेट लेने एयर हवाई जहाज इंदौर गया था। निश्चित तौर पे तो आप कांग्रेस की स्थिति देखिए, तो आप क्या मानते हैं कि आप क्या मुकाबला करेंगे न नगरीय निकाय चुनाव में करेंगे? यही हालात रहे कांग्रेस के यदि आपने एक ही व्यक्ति को 2-2 जिम्मेदारी दी, नहीं कोई युवा को लाए, नहीं कोई ऐसे। अरुण यादव को देखिए, भले ही वो सरकार ना बन पाई हो उस समय, वो अध्यक्ष थे, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया था। आपके कार्यकर्ता भाग नहीं रहे थे, उनको काम दिया था आपने। यदि आप किसी से जाके मिल रहा हो तो वो कार्यकर्ता भी 10 लोगों से मिल रहा है, उसको लगता है कि हमारा अध्यक्ष हमारी पूछ परख कर रहा है। लेकिन यहाँ तो मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी प्रदेश कार्यालय में जाके बैठते हो, वो बैठ के ले रहे हैं तो अपने बंगले पे बुला रहे हैं, कार्यालय में जा नहीं रहे हैं। तो आपकी पूरी गतिविधियां, एक ऑर्गेनाइजेशन की पूरी गतिविधियां ठप हैं मनोज जी। तो आप उस ठप से कैसे लड़ोगे सामने वालों से जो विपक्ष सत्ता पक्ष में होने के बाद भी
पूरी गति से चल रहा है। एक बुलेट ट्रेन है और एक आपकी वो मालगाड़ी चल रही, तो मालगाड़ी और बुलेट ट्रेन का क्या मुकाबला होगा। कम से कम आप एक्सप्रेस में तो आ ही जाइए, तब तो आपको लगेगा कि आप बचेंगे, नहीं तो सुपड़ा साहब आगे भी होना है। और यदि अभी भी नहीं चेते, अभी भी संगठन की दिशा में आपने ध्यान नहीं दिया, वैसे आपने पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए थे 2-2 3-3, लेकिन जब तक आप फुल पावर नहीं दोगे, उन्हें भी आप खींच के रखोगे। 2 कार्यकारी अध्यक्ष हार गए तो 2 हारते बचे थे। बिल्कुल, तो एक तो हार ही गए थे, रावत जी भी कार्यकारी अध्यक्ष थे, वो सुरेंद्र चौधरी भी हार गए थे। तो आपको ऐसी जिम्मेदारियां बांटने की कोई जरूरत नहीं है। आपने यदि कह रहे हो विधायकों की कमेटी बना दे, तो विधायक कमेटी बना के क्या करोगे, आप खुद लीड कीजिए ना। यदि किसी सेना का सेनापति पीछे खड़ा हो जाए और आगे 10 लोगों की फौज खड़ी कर दे कि ये सेनापति की भूमिका निभाएंगे, तो वो आप युद्ध लड़ सकते हो क्या? निश्चित तौर पर आप हार जाओगे। आपके जो पीछे सैनिक खड़े हैं वो भाग खड़े होंगे, जब हमारा सेनापति ने हथियार डाल दिए हैं तो वो कहाँ से युद्ध लड़ेंगे। तो ये परिस्थितियों स्थिति से गूंज रही है कहाँ। तो ये कह सकते हैं कि बाकी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जिम्मेदारी या तो आपको बांटना होती है या उठानी होती है, लेकिन कांग्रेस में ये सरकाई जाती है। जी बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, दिग्विजय सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि जिस प्रकार की स्थितियां माहौल बना हुआ, उससे देख के लग नहीं रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने अपनी गलतियों से सबक लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने जिम्मेदारियां बांटी हैं वो ऐसा लग रहा है कि एक फॉर्मेलिटी निभाने की कोशिश की गई है। क्योंकि जिस राज्य के प्रभारी दिग्विजय सिंह पहले रहे, अगर शायद उनको वहाँ भेजते या कमलनाथ का कुछ और उपयोग होते तो शायद बेहतर तरीके से हो पाता। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े लीडर जो कुछ कर रहे हैं संकेत, हम उससे यही कह सकते हैं कि वो शायद कार्यकर्ताओं के लिए भी संकेत है कि आप केरल की मछली खाइए, दार्जिलिंग की चाय पीजिए, पुशअप कीजिए, लेकिन गांधी परिवार के बारे में अपना मुँह बंद रखिए। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।